कई बार पुलिस की नौकरी में ऐसे अवसर आए जब मुझे द्वारकाधीश की आवश्यकता महसूस हुई। आज से करीब 3 दिसंबर 2020 ये कहानी दूसरी शुरू होती है। जस्ट दूसरी कहानी बुलंदशहर से जुड़ी हुई है। अच्छा। उस दिन मेरे बेटे का इंगेजमेंट था और मैं लखनऊ से शाम को 7 बजे चला तो करीब 9 बजे के आसपास मुझे पता चला कि शिकारपुर में एक व्यापारी के साथ 32 लाख की लूट हो गई है। अच्छा। और लेकिन मैं दूर था, खैर आया। इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मौके पे जाऊं और लोगों को फेस करूं। बड़ी लूट थी, 32 लाख की लूट थी। और फिर मैंने अपनी टीमें सब बनाई, हम लोगों ने प्रयास शुरू किए। 8-10 दिन बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन वहाँ से व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का फ़ोन आया शिकारपुर से कि साहब व्यापारी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ऑफिस में आ जाइए। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऑफिस में नहीं, आपको आना पड़ेगा। तो मैं समझ गया कि हम पहुंचेंगे, पुलिस मुर्दाबाद के नारे वारे लगाएंगे, आक्रोश व्यक्त करेंगे, बड़ी लूट है। क्या सर पुलिस को डर लगता है क्या पब्लिक से? नहीं, डर नहीं लगता, लेकिन जिस काम के लिए आप तैनात किए गए हैं अगर वो काम नहीं हो पा रहा है, लोगों को उनके अपेक्षा के अनुरूप अगर स्थिति नहीं है, उनके साथ कोई घटना होती है तो पीड़ित के रूप में होते हैं, आक्रोश स्वाभाविक है। तो मुझे ये आशंका थी, मैंने कहा ठीक है, शाम को 7:30 बजे का समय मैंने व्यापारियों को दे दिया। तो वहाँ पे एक धर्मशाला में व्यापारी इकट्ठा थे। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ का दृश्य देख करके मैं थोड़ा विचलित हुआ। वहाँ पे करीब 200 के आसपास व्यापारियों की संख्या थी और आधा कुंटल से अधिक फूलमाला थे और 5-6 साल थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो लोग माइक संभाले थे उन्होंने कहा कि साहब लूट तो आप खोल ही देंगे, और सबकी इच्छा थी कि आपका सम्मान किया जाए। तो आप समझिए कि मैं किस मनोदशा में रहा हूँगा जिस एसएसपी के क्षेत्र में 32 लाख की लूट हुई हो और वहाँ पे स्वागत हो रहा हो तो अपनी ही नज़रों में गिरने जैसा माने एक अपराध बोध अद्भुत। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। इसके बाद लोगों ने मुझे माला फूल से लाद दिया और फिर साल वाल उड़ाए और कहा कि बस सबकी इच्छा थी इसलिए आपको बुलाया गया। फिर हमने 4-5 टीमें और लगाई और हम लोग 2 महीने तक प्रयास करते रहे। जितने क्रिमिनल्स थे बुलंदशहर के सब उठ गए, लेकिन उस घटना का कोई क्लू नहीं मिला। एक सीसीटीवी कैमरे में फ़ोटो भी हमारे पास थी, लेकिन उस फोटो में चूँकि घटना 7:30 बजे रात की थी, अंधेरा हो गया था दिसंबर के महीने में, तो रोशनी केवल अपराधी के जैकेट पर थी। तो लाल रंग का जैकेट केवल दिख रहा था, न कोई चेहरा था, न कोई हुलिया था। और उसके पहले एक मोटरसाइकिल वहाँ से 2 मिनट पहले गुजरी थी आगे, जिसमें एक आदमी था, 2 लोग थे। तो इस तरह हम लोगों ने मान लिया था कि ये 3 लोगों का गुट था जिसने ये घटना की, और जिसमें जो भी हमारे पास पहचान शिनाख्त का अवसर था वो केवल एक जैकेट का कलर था, लाल रंग का। और हम लोगों ने कलर के आधार पर भी बहुत प्रयास किया, केस नहीं खुला। धीरे धीरे करीब 72-74 दिन बीत गए। 72-74 दिन। और वो घटना नहीं खुली और फर्जी हम खोल नहीं सकते थे। तो मैं भी असहाय सा हो गया। तो जब मैं असहाय होता हूँ तो जैसा मैंने कहा कि मैं द्वारकाधीश की ओर देखता हूँ तो मन बड़ा क्षुब्ध था। मैंने आंख बंद की और कहा कि प्रभु आज मैं असहाय हूँ, अपने लिए तो नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन लोगों का जो स्नेह विश्वास है उस पर खरा उतर सकूँ, इसलिए अब दिशा दिखाइए। इस बार चैलेंज नहीं किया। मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि कोई दिशा दिखाइए, कोई रास्ता दिखाइए। अब देखिए कि अब कई बार चीज़ें जुड़ जाती हैं, हो सकता है चांस हो या जो भी हो, बट उस दिन शाम को मैंने 9-9:30 बजे के आसपास अपनी एसओजी टीम, स्वाट टीम को सबको बुलाया और मैंने बैठाया सबको अपने ऑफिस में, सारे सिपाही और इंस्पेक्टर। मैंने मिठाई खिलाई, कहा कि यार तुम लोग तो अभी केस खोल नहीं पाओगे। अच्छा ये बताओ कि अगर हम में से कोई लूट करता तो क्या क्या कर सकता था। अच्छा। अब हमने सोचा कि अपराधी की नज़र से सोचा जाए तो शायद कुछ रास्ता निकले, या ऊपर वाले की, द्वारकाधीश की कृपा थी कि ये प्रश्न उन्होंने मुझसे अपनी टीम से कहलवाया, टीम के सामने। तो हमारा एक सिपाही पीछे बैठा था, तो खड़ा हुआ, कहा कि साहब अगर मैं इतनी बड़ी लूट किया होता तो मैं अपनी जमानत तोड़वा करके जेल चला जाता। अब जब 4-6 महीने में मामला ढीला पड़ जाता तब मैं बाहर आता। मुझे रास्ता मिल गया और मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लगा कि द्वारकाधीश ने रास्ता दिखाया है। ये बात हम लोगों के दिमाग में पहले ही आ जानी थी, लेकिन वो नहीं आ पाई थी। लेकिन उस दिन उस सिपाही ने जब कहा तो मुझे लगा कि यही अंतिम रास्ता बचा है और द्वारकाधीश की कृपा है, निश्चित खुलेगा। हमने अलीगढ़ और डासना जेल, मेरठ जेल, गाजियाबाद
हर जगह की जितनी जेलें थी मैंने अपनी टीम भेजी कि ये देखिए कि हमारी घटना के बाद 3 दिसंबर के बाद शुरुआती 15-20 दिनों में अगर कोई ऐसा क्रिमिनल जो लुटेरा हो और जिसको हमारी पुलिस या उन जनपदों की पुलिस न तलाश रही हो, हाजिर हुआ हो, तो उसका पता किया जाए, वहीं से रास्ता निकलेगा। अच्छा। तो फिलहाल 5वें-6वें दिन सारी जेलों में हमारे माने कर्मचारी अधिकारी गए और उन्होंने पता किया। तो डासना जेल में एक अगौता थाने का, बुलंदशहर के अगौता थाने का एक मुस्लिम अपराधी वो 11 तारीख को हाजिर होकर के जेल गया था। अच्छा। उसके खिलाफ 9-10 लूट के मुकदमे वो नोएडा में, गाजियाबाद में और 2-3 बुलंदशहर में थे, लेकिन उसे तीनों जिलों की पुलिस नहीं तलाश रही थी। वो अचानक से? हाँ, क्योंकि ये सारे मुकदमे 4-5 साल पुराने थे, तो किसी के दिमाग में वो था नहीं। तो लोगों ने हमको बताया कि साहब एक अगौता थाने का सिपाही है, मुलजिम है, जो यहाँ पे डासना में अपनी जमानत तोड़वा के आया है और 11 तारीख को आया है, हमारी घटना के लगभग 8-9 दिन बाद। अच्छा। तो हम लोगों ने कहा कि उस पर झांसा दो और उसको दूर से वही फ़ोटो दिखाओ। तो ये लोग गए, उसको बुलाया गया, अपना जेल अधीक्षक के कमरे में बुलाए और उससे बताया कि तुम लूट करके जमानत तोड़वा करके यहाँ आ गए हो और हमारे पास पूरा सबूत और हमारे पास पूरा सबूत है। तो उसने कहा कि नहीं साहब, मैं तो अब शराफत की ज़िंदगी जीना चाहता था, इसलिए मैं सोचा कि हाजिर हो जाऊं। अब जब सब मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे तब मैं जो है बाहर निकलूँगा और शांतिपूर्वक जीवन जीऊँगा ताकि पुलिस परेशान न करे। तो उससे कहा गया कि पुलिस तो वैसे भी तुमको नहीं परेशान कर रही थी, तो इस तरह हाजिर होने का क्या है। तो उसने कहा कोई सबूत हो तो दिखाइए। तो दूर से ही करीब 5-7 कदम की दूरी से वो फ़ोटो उसको दिखाई गई जिसमें लाल जैकेट थी। चूँकि वो जैकेट उसी की थी तो उसने हाथ जोड़ लिया। वो समझ गया कि इन लोगों के पास सही सूचना है और इन्होंने हमको पहचान लिया। फिर उसने जो तथ्य बताए उसके आधार पे 100% रिकवरी के साथ केस का अनावरण हुआ। मतलब उसे पैसे को ठिकाने लगा के लूट के समय। हाँ, मैंने 100% रिकवरी के साथ 100%। इसके बाद अगले दिन व्यापारी सब 5-6 गाड़ियों में भर के माला फूल और साल वाल लेके आए। उन्होंने मुझे सम्मानित किया, फिर वहाँ बुला के सम्मानित किया, कई बार किया। तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये घटना भी द्वारकाधीश की कृपा से ही उन्होंने रास्ता दिखाया। काम तो हम सबको करना पड़ता है, लेकिन रास्ता अगर हम सच्चे दिल से और निष्ठा के साथ कोई काम करें तो ऊपर वाला रास्ता दिखाता है। तो ये 2 कहानियाँ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था और बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ हैं। आप शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और ये कहानी उन कहानियों से भी कहीं ज़्यादा दिलचस्प लगी, मुझे तो बहुत पसंद आई। हालांकि पहली कहानी भी बहुत अच्छी थी। सर बनारस में डीआईजी के पद पर हैं। अगर आप बनारस के आसपास रहते हैं तो ज़रूर मिलने जाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जिससे पिछली बार लोगों ने फ़ोन करके शायद कहाँ से फ़ोन आए थे? मेरे पास हरियाणा से और मेवात से, राजस्थान से, और इवन आप आश्चर्य करेंगे कि सेना, मेरा एक सिपाही था जो देहरादून में एक उसको अपने बेटे के लिए दवा लेनी थी। तो कोई एक डॉक्टर हैं जो उसका इलाज करते थे। अच्छा। तो गया, उसने पूछा कहाँ से आए हो, तो सिपाही ने कहा कि बुलंदशहर से आया हूँ। हमसे छुट्टी लेके गया था। अच्छा। तो उस आदमी उसने हमको फ़ोन करके, सिपाही ने बताया कि साहब डॉक्टर ने फीस नहीं ली और 1 महीने की दवा मुफ्त दी। कहा कि मैंने तुम्हारे एसएसपी की कहानी सुनी है, मैं बड़ा प्रभावित हूँ। तो लोगों का स्नेह मिलता है। मतलब हाँ, कुछ लोग भाग्यशाली हैं कि उन्हें चाहे अनचाहे जैसा भी करें लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहता है। तो मैं उन चंद भाग्यशाली लोगों में हूँ जिसे आम आदमी का स्नेह और प्यार हमेशा मिलता रहा है।